एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो सीएपीएफ 2025 एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे मार्च मंथ के एडिटोरियल से लिया गया है। इसके पहले मैंने जनवरी और फरवरी मंथ के एडिटोरियल से जितने भी क्वेश्चंस जो दिखे थे वो सारा लिस्ट आउट करके उसके भी वीडियोस बनाए हुए हैं, और उसके पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करिए और वो एडिटोरियल्स के वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्च मंथ में 3 इश्यू पर बहुत ज्यादा ही एडिटोरियल कॉलम्स मुझे दिखे हैं। पहला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दूसरा है डिलिमिटेशन पर, और तीसरा है जो हाल फिलहाल में जो जुडिशरी में वर्मा का केस है, जस्टिस वर्मा का केस, उस पर है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म, जो हमें बर्न्ड नोट्स मिले थे यशवंत वर्मा के घर पर, उसके बारे में है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक तो डायरेक्ट रिपोर्ट क्वेश्चन आ सकता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे डायरेक्ट, मगर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पे नहीं आएगा। अगर ऐसे पे क्वेश्चन आएगा तो तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लैंग्वेज कनेक्ट्स बट लिंग्विस्टिक कम्युनलिज्म इन्फेक्ट्स। ओके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, आप लोग उसको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो वो आप लोग देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपोर्ट में मिल सकता है या आर्गुमेंट में भी मिल सकता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज फीजिबल और नॉट, इस तरह से आर्गुमेंट क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स एडिटोरियल्स में दिए गए थे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अगेंस्ट क्या पॉइंट्स है जो मुझे एडिटोरियल में मिले हैं? तो आप ये जितना भी देख रहे हो वो मैंने सिर्फ ये एडिटोरियल से ही निकाला है, मैंने और कोई भी होता है ना गूगल सर्च करना, ये सब कुछ भी नहीं किया है। तो पहला है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट काफी होगा, टीचर का रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, टेक्स्ट बुक है, टेक्नोलॉजी है, और रूरल स्कूल और ऐसा स्कूल जो बजट कॉन्स्टेंट है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, जैसे 5,000 स्कूल्स उत्तर प्रदेश में मैनेज बाय अ सिंगल टीचर, बिहार में मैसिव टीचर शॉर्टेज है, और हरियाणा में तमिल को सेकेंड लैंग्वेज बनाया गया था, मगर फिर 2010 में उसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि तमिल स्पीकर्स नहीं थे। सॉरी, इसमें तमिल टीचर्स होना चाहिए, स्पीकर्स गलती से लिखा है। सिमिलरली जो स्टेट एजुकेशन ऑफिशियल हिमाचल प्रदेश का है, वो भी तेलुगु और तमिल नहीं ऑफर कर पाए थे क्योंकि टीचर्स नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अगेंस्ट, स्टूडेंट्स की जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा। 2023 में एनईपी ने एनसीईआरटी ने बहुत सारे चैप्टर्स को स्कूल टेक्स्ट बुक से रिमूव कर दिया था, और उनका यही था कि एकेडमिक बर्डन स्टूडेंट्स पे बहुत बढ़ गया है, इसलिए रिमूव कर दिया गया। अब एनईपी में अगर 3rd लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया गया स्कूल्स में, तो ऑब्वियसली इसमें भी बच्चों के एकेडमिक लोड बढ़ेंगे। और एक है कि जो नेटिव लैंग्वेज है उसका यूसेज कम हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र के जो सीएम है, उन्होंने मराठी को अपना लैंग्वेज ऑफ स्टेट बना दिया है। तो इससे क्या है, नेटिव लैंग्वेज का जो हेरिटेज है वो चलता रहेगा। अब ये इम्पोजिशन ऑफ 3rd लैंग्वेज है स्कूल्स में, ये सही नहीं है, क्योंकि एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो खुद ही बोल रहा है कि लैंग्वेज का इम्पोजिशन नहीं करना, लैंग्वेज को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं करना है। नो लैंग्वेज विल बी फोर्स्ड ऑन एनी स्टेट, मगर फिर भी वो संस्कृत को प्रमोट कर रहा है, उसके इंक्लूजन को स्कूल में, स्पेशली नॉर्थ इंडियन के स्कूल्स में। ओके, और साथ में एनईपी ये भी सजेस्ट कर रहा है कि क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये सारे लैंग्वेजेस भी एज अ स्टडी ऑप्शन होने चाहिए। और एनईपी मदर टंग को भी इम्पोर्टेंस दे रहा है, और मदर टंग को प्रमोट करने के लिए एनसीईआरटी ने रिलीज किया सेट ऑफ डिजिटल बुक्स 104 रीजनल लैंग्वेजेस में।
ठीक है। तो NEP 2020 encourages students up to at least class 5th to learn regional languages in addition to the local language of mother tongue and English। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला पर, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पर, और दूसरी तरफ NEP की पॉलिसी कुछ और कह रही कि इम्पोजिशन नहीं हो सकता है। और यूनियन गवर्नमेंट है, अ, तमिलनाडु का जो सेंट्रल शेयर होता है समग्र शिक्षा अभियान में, जो सेंट्रल शेयर होता है या जो फंड्स होते हैं, उसको ही विथहोल्ड कर लिया है, क्योंकि तमिलनाडु NEP 2020 को अपोज कर रहा है। और ये जो NEP 2020 है, क्या बोल रहे हैं कि एवरीवन वुड बी फोर्स टू लर्न द मदर टंग ऑफ हिंदी स्पीकर्स। मतलब साउथ इंडियंस जो है उसके स्कूल्स में मतलब हिंदी को फोर्सफुली लर्न करवाया जाएगा, मगर नॉर्थ इंडिया में संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज बनाया जा रहा है। क्यों साउथ इंडिया के जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसको क्यों नहीं थर्ड लैंग्वेज बनाया जा रहा है? जिस तरह से नॉर्थ इंडिया के जो लैंग्वेज है हिंदी, उसको इम्पोज किया जा रहा है साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस को भी इम्पोज करना चाहिए। तो ये एक लॉजिक दिया गया है। फिर एक और चीज है जो मदर टंग का इम्पोजिशन है, तो उसके जो लर्नर्स है ना वो अब उसका जो अगर हम डेटा देखेंगे तो वो डिक्लाइन कर रहा है। सर्वे किया गया था NCERT के द्वारा, तो पता चला कि जो मदर टंग के लिए जो एंथुजियाज्म रहता है कि मदर टंग को सीखना है, तो उस वो डिक्लाइन कर रहा है। द नंबर हैज बिन कमिंग डाउन 2002 से 2009 तक। और तमिलनाडु जो है, जो सबसे ज्यादा अपोज कर रहा है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को, वो हमेशा से टू लैंग्वेज पॉलिसी इंप्लीमेंट किया हुआ है 1968 से, इंग्लिश एंड तमिल। और यहां तक सिंगापुर, इंडिया शुड लर्न फ्रॉम सिंगापुर एंड अडॉप्ट अ pragmatic टू लैंग्वेज पॉलिसी emphasizing इंग्लिश फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड रीजनल लैंग्वेज फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन। दो लैंग्वेज काफी है। और दूसरी चीज, अगर बच्चों को मन भी कर रहा है थर्ड लैंग्वेज सीखने का, तो AI टूल्स है, उसकी मदद से आप एक एडिशनल लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसको जबरदस्ती किसी भी स्कूल पर इम्पोज नहीं करना चाहिए। और रही बात संस्कृत लैंग्वेज का, तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। और यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, रशिया, चाइना, सब कोई एक्टिवली इंग्लिश को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो NEP 2020 जो है फेज टू एक्नॉलेज इट्स क्रूशियल रोल, यानी इंग्लिश का क्रूशियल रोल इन हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द ग्लोबल जॉब मार्केट्स। अब नेक्स्ट है डीलिमिटेशन पे। तो डीलिमिटेशन पे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है रिपोर्ट में, क्वेश्चन आपका आर्गुमेंट में भी आ सकता है, और एस्से में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह से, मैंने तो इस तरह से फ्रेम किया है: पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एंश्योर्स इंक्लूसिविटी एंड अपहोल्ड डाइवर्स वॉइसेस। इसमें आपको डिलिमिटेशन के बारे में बात करनी होगी। और भी बहुत सारे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, डिलिमिटेशन इज द पार्ट ऑफ, इज वन ऑफ द रिफॉर्म्स, है ना। तो डिलिमिटेशन इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, इसके अलावा और भी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होंगे। फाइन। एक और क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक नेसेसिटी। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आर्गुमेंट में भी आ सकता है। ओके। और ऐसा क्वेश्चन आपका एस्से में भी आ सकता है। तो डिलिमिटेशन का एम क्या है? टू एंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट बाय एडजस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज इन लाइन विद पॉपुलेशन चेंजेस। यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा सीट्स रेज की जाएगी, या उसको रिड्यूस किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, या रिड्यूस किया जाएगा। इसका हिस्ट्री देख लीजिए डिलिमिटेशन का। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था। तो इस 42nd अमेंडमेंट में मैं इसको पढ़ लेती हूँ। द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रोज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स बेस्ड ऑन 1971 सेंसस फॉर 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स तक ये डिसाइड किया गया कि लोकसभा का सीट जैसा है वैसा ही रहेगा। फाइन। और ये इसलिए किया गया था टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल बाय श्योरिंग स्टेट्स दैट रिड्यूसिंग देयर पॉपुलेशन। सारे स्टेट्स को बोला गया था भाई अपना पॉपुलेशन रिड्यूस करो, और 25 साल तक लोकसभा सीट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा।
ओके। और ऐसा नहीं है पॉपुलेशन रिड्यूस करोगे तो लोकसभा सीट भी रिड्यूस हो जाएगा पर्टिकुलर स्टेट का। फाइन। फिर 2001 में वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट इस फ्रीज को एक्सटेंड कर दिया फॉर अनदर 25 ईयर्स, और ये 84th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। ओके। तो अब 2026 में ये जो फ्रीज हुआ था ना 25 साल तक, वो लैप्स कर रहा है, खत्म हो रहा है, एक्सपायर कर रहा है। अब पार्लियामेंट्री सीट्स को फिर से रीएलोकेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब हो क्या रहा है कि जो स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उसको ज्यादा लोकसभा सीट्स मिलेगी, और जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन है उसको कम लोकसभा सीट मिलेगी। यानी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, सपोज तमिलनाडु में पॉपुलेशन कम है तो उसका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी कम हो जाएगा। अगर गॉट माई पॉइंट। वैसे ही यूपी का भी है। तो इससे क्या होगा, साउथ इंडिया का इन्फ्लुएंस सेंट्रल गवर्नमेंट में कम हो जाएगा। अब साउथ इंडिया का पॉपुलेशन देख लो। साउथ इंडिया मतलब इसमें ये है कि अगर आप देखोगे 2001 से 2011 तक बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उसका पॉपुलेशन बढ़ा है, जबकि आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का पॉपुलेशन घटा है। केरला का तो और भी कम है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा उसमें तो पॉपुलेशन और डिक्लाइन होगा। ओके। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है साउथ इंडिया का, मगर इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है। अगर हम देखिए, ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है लोअर देन नेपाल। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है दैट इज अलोंगसाइड पुअर अफ्रीकन कंट्रीज, मगर तमिलनाडु और केरला का पर कैपिटा इनकम है 3 टाइम्स हायर देन दोज जीआईपी स्टेट्स, मतलब जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है। और ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल्स कंपेरेबल विद अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। फाइन। तो इकोनॉमी प्रॉस्पर हो रही है, पॉपुलेशन घटा है। रिसोर्स अलॉटमेंट, अब पॉपुलेशन घटा है तो जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वो भी घट रहा है। दे फील पनिश बाय रिसीविंग लेस सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू। राइट। तो वो हर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो पनिश हो रहे हैं, अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तब भी पनिश हो रहे हैं, डिस्पाइट मेकिंग ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन एंड इन इकोनॉमी। अब इसका सोल्यूशन क्या है, यहां से सोल्यूशन शुरू होता है। एक तो प्रोपोर्शनल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और एक है वेटेड वोटिंग। तो प्रोपोर्शनल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि सीट्स वुड बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ वोट्स ईच पार्टी रिसीव्स rather than the number of constituencies won। इसका मतलब है जितना परसेंटेज ऑफ वोट पार्टी रिसीव की उस हिसाब से सीट मिलेगा। उस स्टेट में कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके अकॉर्डिंग नहीं। तो इसमें भी नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा ही फायदा है, उसको ही ज्यादा वोट्स मिलेंगे। ओके। तो इसमें भी नॉर्दर्न इंडिया का डोमिनेंस रहेगा लोकसभा में। अब वेटेड वोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एमपीज फ्रॉम स्टेट विद स्मॉलर पॉपुलेशन वुड हैव मोर वोटिंग पावर इन पार्लियामेंट। यानी सपोज गोवा का पॉपुलेशन कम है, तो गोवा से जो भी एमपीज इलेक्ट हुए हैं उनका जो वोटिंग पावर है ना, यानी वोटिंग इन्फ्लुएंस है, वो ज्यादा रहेगा। सो व्हेन वन एमपी हैज मोर वोटिंग वेट, मतलब वेट ज्यादा रहेगा, वोट तो एक रहेगा मगर उसका वेट ज्यादा रहेगा, उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, और वो बहुत ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग कंपेयर टू अदर एमपीज। ओके। वोट्स आर नॉट काउंटेड इक्वली बट इंस्टेड असाइन डिफरेंट वैल्यूज। यानी सपोज कोई एमपी साउथ इंडिया का है तो उसके वोट का वैल्यू 5 होगा, और कोई एमपी यूपी का है तो उसका वोट का वैल्यू 1 होगा, फॉर इंस्टेंस। ओके। तो वो वैल्यूज कैसे असाइन होगा, एज पर द पॉपुलेशन, स्टेट साइज, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। तो इससे क्या होगा, बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा, मगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। फिर एक और सोल्यूशन है, वो है राज्यसभा रिफॉर्म। इफ ऑल स्टेट्स आर गिवन द इक्वल राज्यसभा सीट्स तो उत्तर प्रदेश का एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। तो पॉपुलेशन साइज से मैटर नहीं करता है, जैसे यूएस में है, जितने भी यूएस में स्टेट्स हैं सबको इक्वल सीट्स मिला हुआ है। तो वैसे ही
राज्यसभा में भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, सबको इक्वल सीट्स मिल जाए। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या गोवा है, तो तमिलनाडु है, उसमें कम पॉपुलेशन है मगर फिर भी सीट्स, और यूपी में ज्यादा पॉपुलेशन, यूपी को भी सेम नंबर ऑफ सीट्स है और तमिलनाडु को भी सेम नंबर सीट्स है। This would ensure fair representation for smaller states and prevent a few large states from dominating national politics. फिर एक और सोल्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी से भी लोकसभा सीट्स अलोकेट कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा सीट न एलोकेट करके पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में होता है, जहां पे स्मॉलर पॉपुलेशन है मगर उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है कंपेयर टू अर्बन सेंटर्स विद लार्जर पॉपुलेशन। ये इफेक्टिव है बिकॉज स्मॉलर स्टेट्स ऑफन हैव हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, मीनिंग मोर पीपल लिव इन अ लिमिटेड एरिया. In contrast, some larger states may have lower density, meaning a large population is spread across a vast area. So allocating seat based on density rather than total population could lead to fairer distribution of parliamentary representation. तो ये सारे solutions हैं स्टूडेंट्स। तो वन, ये वाला एक सोल्यूशन है राज्यसभा, दूसरा वेटेड वोटिंग, तीसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, चौथा। तो ये चार सोल्यूशन दिया गया है। अब नेक्स्ट है जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब इसमें एक बार मैं देख लेती हूँ, ठीक है। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ जाएंगे। ये अगर डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आया तो ये रिपोर्ट में आ सकता है जुडिशियल रिफॉर्म्स पर। इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी जुडिशियल रिफॉर्म्स पे ऐसे पूछ सकता है। मगर जैसे मैंने क्वेश्चन सेट किया है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो हमें पता है जुडिशरी जो है उसका अपना इंडिपेंडेंस है, वहां उसमें कोई एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ओके, लेजिस्लेटिव भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है जुडिशियल प्रोसेस में। फाइन। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसमें बाहर वाले यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ओके। तो जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करता है बाय प्रिवेंटिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द जुडिशरी। तो ये क्वेश्चन जो है ये जुडिशरी के फेवर में है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो ऑब्वियसली आप जुडिशरी के फेवर में लिखोगे, मगर आपको बाद में उसके अगेंस्ट में भी लिखना है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो है मगर उसमें बहुत सारे पिटफॉल्स हैं, बहुत लूप होल्स है, और वो लूप होल्स के बारे में आप बताओगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी के फेवर में बात करनी है या इसी के अगेंस्ट में बात करनी है, ऐसा नहीं। आप आप देखिए आप किस चीज पर आपको लगता है कि आपका ओपिनियन क्या है। आप अगर इसको फेवर करें तो आप फेवर में बात करो, अगर आप इसके अगेंस्ट हो तो आप इसके अगेंस्ट में बात कर सकते हो। मगर फेवर अगेंस्ट दोनों में बात करके एक बैलेंस्ड ओपिनियन भी दे सकते हो, ये बेटर रहता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं रिफॉर्म्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए जो इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से क्वेश्चन आया उसके बारे में बात कर रही हूँ। अ हाफ बर्न पाइल ऑफ करेंसी नोट्स वर फाउंड एट द रेसिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा, हु हैज बिन रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटी। उनको ड्यूटी से अभी रिलीव कर दिया गया है, ठीक है। ये सेकेंड इंस्टेंस है इन हाउस इंक्वायरी का। इन हाउस इंक्वायरी का मतलब जुडिशरी के अंदर ही इंक्वायरी हो रही है, कोई बाहर वाले लोग एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। दिसंबर में जस्टिस खन्ना had stepped in when complaints were made after Allahabad High Court Judge Justice Shekhar Yadav made a controversial speech on UCC Uniform Civil at an event organized by VHP. Judge was sent to be taking a religious side. Okay, तो शेखर यादव religious side लिया था, तो इसमें भी इन हाउस इंक्वायरी हुई थी। अब लोकायुक्त एक्ट 2013, इसमें पब्लिक सर्वेंट्स, तो जो जजेस हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर पब्लिक सर्वेंट को अपना एसेट्स को डिक्लेयर करना है। ये जजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। मगर ऑफिशियल डेटा क्या रिवील करता है 2024 का, कि 749 में सिर्फ 25 जज जो है, 25 हाई कोर्ट, सॉरी, 749 में सिर्फ 98 जजेस का एसेट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ओके, तो 749 जजेस है 25 कोर्ट्स में, 25 हाई कोर्ट्स में, उसमें सिर्फ 98 का ही अवेलेबल है। अब ये
प्रॉब्लम में, ये सारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ही एक अंग है, आप समझ लीजिए। अब उसमें भी सीनियर एडवोकेट का एलिवेशन होता है, यानी प्रमोशन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, वो किसी को नहीं पता चलता है। एसेट्स क्या है वो किसी को नहीं पता चलता है। फिर कोई भी जो जज है, कभी क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं सफर किए हैं, अगर मिसबिहेवियर पता भी चलता है तब भी नहीं सफर करते हैं। ठीक है। और यूके में एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी ऑफिस है, जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो इन्वेस्टिगेट करता है एलिगेशंस ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट। तो जुडिशियल मिसकंडक्ट हुआ है तो फिर उसमें पनिशमेंट दिया जाता है। तो इसमें एक जुडिशियल रिफॉर्म में पहला रिफॉर्म जो है वो ये है कि इसी तरह का सिमिलर ऑटोनॉमस एंड परमानेंट बॉडी में बी स्टैब्लिश इन इंडिया अंडर सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर ये फर्स्ट रिफॉर्म है, ओके। अब ये सेकेंड रिफॉर्म, कॉलेजियम प्रोसेस है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सेकेंड रिफॉर्म। फिर यहां पर देखिए, देयर नीड्स टू बी रिन्यूड डिबेट ऑन ऑपरेशनलाइजिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब कॉलेजियम सिस्टम को किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं उसका इसमें बता रहा है कि एनजेसी एस्टैब्लिश करें, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मतलब कर्टल कर रहा था, उसके इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहा था, तो उसको हटा दिया। तो मगर एनजेसी अगर स्टैब्लिश हो जाता है तो उसमें सारे मेंबर्स होंगे, लेजिस्लेचर, लॉयर एसोसिएशन, एकेडमिशिया भी हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद और है ना, इस तरह का जुडिशियल सर्विस कमीशन इन साउथ अफ्रीका इस तरह का है भी। द सीजीआई एंड द अदर सीनियर जजेस मे बी प्रोवाइडेड विद अ वीटो टू हैव फाइनल से इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। फिर एक और रिफॉर्म होना चाहिए, वो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जिस तरह से आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस का एग्जाम होता है, वैसे ये वाला भी एग्जाम होना चाहिए। इसका प्रपोजल सबसे पहले 1976 में दिया गया था, फिर से प्रपोजल दिया गया था 2012 या 13 में दिया गया था, फिर उसके बाद फिर से ये प्रपोजल दिया गया था। और इस पे मैंने क्वेश्चन भी तैयार किया था, मगर इस पे क्वेश्चन आया नहीं था, मगर अब आने की उम्मीद है। तो at the national level, similar to UPSC for civil service, it aims to bring transparency, efficiency, merit-based selection in judicial appointment. और बी आर अम्बेडकर ने बताया था कि जुडिशरी को अगर अलाउ किया जाए टू हैव फाइनल से इज अ डेंजरस प्रपोजिशन। ओके। अब उसके बाद एक और आर्टिकल आया था, क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जुडिशरी। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, हालांकि हिंदू एडिटोरियल में आया था, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं, क्योंकि अभी फोकस किस पे है, जुडिशियल रिफॉर्म पर। ओके। जुडिशियल मिसकंडक्ट पे फोकस है, क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जुडिशरी। तो इसमें ना सिर्फ अगर आप देखोगे तो सिर्फ डेटा दिया ही गया है, क्यों जेंडर गैप क्लोज करना चाहिए इसके बारे में एडिटोरियल में बात नहीं की गई। तो ये पूरा डेटा है स्टूडेंट्स। विमेन जजेस कितने हैं, ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर कितने जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, हाई कोर्ट में कितने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में कितनी है, ये सारी चीजें, सारा डेटा है स्टूडेंट्स इसमें। ओके। और फिर इसमें क्यों जेंडर गैप है जुडिशरी में, तो कोलेजियन सिस्टम की वजह से है, ओपेक है क्राइटेरिया, क्लियर क्राइटेरिया नहीं है अपॉइंटमेंट का, और मेल डोमिनेटेड होता है कोलेजियम सिस्टम, जो विमेन को रेकमेंड ही नहीं करता है। और जेंडर डाइवर्सिटी also needs to be taken into account to ensure that at least one third of higher judiciary, if not half, is composed of women. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला इस वीडियो में यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट आएगा मार्च मंथ एडिटोरियल का, तो उसमें बाकी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।